यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने बहुत ही शानदार से चैनल पर PWUGC नेट जिसका नाम है, और यहां पर मैं लेकर आया हूं आपका अपना सार्थक बैच। और यहां पर होगा एक और शानदार एक और जानदार सा सेशन जिसका नाम है एजुकेशन रोल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम हायर एजुकेशन। जी हां, हायर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है या मैं कहूंगा एक ऐसी यूनिट है पेपर वन में जहां से सवाल आएगा ही आएगा। और वो जो हमारा एंथम है उसका ध्यान रखिएगा कि यहां से सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, और आपको उसका जवाब ना आता हो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो यहां पर मैं लेकर आया हूं कुछ बहुत ही तड़कते भड़कते, कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। बैच का नाम है सार्थक और ये बनाया गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम क्रैक कराने के लिए। और यहां पर मैं हायर एजुकेशन से लेकर आया हूं एजुकेशन रोल बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हायर एजुकेशन का कितना बड़ा रोल था और किस तरीके से हमारी हायर एजुकेशन विद द टाइम इवॉल्व हुई है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपके सामने चलाने वाला हूं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर होगा क्या। यहां पर आपको एजुकेशन का रोल क्या था बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहां से मिलेंगे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यहां से मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहां पर मिलेगी आपको फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम क्रैक कराने के लिए बहुत है। तो आप मेरे साथ यहां पर एंड तक जुड़े रहिएगा। यहां पर मैं आपको टाइमर भी दूंगा, यहां पर मैं आपको टाइम भी दूंगा, टाइमर तो नहीं दूंगा, टाइम दूंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे 2 नंबर, हर एक सवाल के साथ आपको मिलेंगे 2 नंबर। टोटल तकरीबन ये 20 सवाल होंगे, तो 20 दूनी 40 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सेशन खत्म होने के बाद। इसके अलावा हर एक सवाल मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि आपके कितने सवाल ठीक हो रहे हैं। कमेंट भर जाना चाहिए हर सवाल के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं पहला सवाल। जी हां, पहला सवाल ये कहता है कि इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इज इट 1957, 1857, 1947 या 1964? हर एक बच्चा कमेंट को भर दे। इतने सारे सवालों के जवाब जो है मुझे यहां पर मिलने चाहिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, कौन से साल में मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी या उसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1957, 1857, 1947 या 1964? कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी से कमेंट भर जाने चाहिए दोस्त, जल्दी जल्दी। ओके जी हां, मैं देख रहा हूं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक बच्चे के आंसर्स यहां पर आ रहे हैं और हर एक बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर्स को दे रहा है। इसका राइट आंसर है यस 1857। जी हां, 1857 वो साल था जहां पर मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी या उनको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बारे में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी ये भी मैं कमेंट में देखना चाहूंगा, और किस तरीके से कौन सी पहली यूनिवर्सिटी थी ये भी मैं आपसे कमेंट में पूछना जरूर चाहूंगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता में। मैं याद कराने में बिलीव करता हूं, मैं रट्टा मरवाने में बिलीव नहीं करता हूं। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि 24 जनवरी 1857 कलकत्ता में जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहां पर 3 यूनिवर्सिटीज थी जो कि थी कौन कौन सी? मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी मद्रास, एस्टैब्लिश्ड इन 1857, इज वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज। अब अगेन एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैंने ये बोला है कि 24 जनवरी 1857 को इसकी कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 1 पॉइंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, करेक्ट। इसके बाद यहां पर 3 यूनिवर्सिटीज थी, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सबसे पुरानी कौन सी थी? वो थी आपकी द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो कि इनमें से ओल्डेस्ट यहां पर थी, है ना। द अदर बीइंग यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड मुंबई।
तो इस बात का ध्यान आपने रखना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तब का बॉम्बे आज का मुंबई बन चुका है, तो इसमें घबराना मत, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट्स को शेड किया गया है, अच्छे तरीके से चीजों को समझा गया है। तो इसका राइट आंसर, जी हां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मुझे लग रहा है कि हर बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया होगा। जी हां, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इनमें से किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर के लिए। जी हां, +2 है सर, 2 नंबर का सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। कम ऑन, हर एक चीज की जानकारी आपको मिलेगी, भले ही एक्सप्लेनेशन आपको अंग्रेजी में लिखकर दी गई हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर एक बात मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे किसी भी बच्चे को जरा सा भी तकलीफ, जरा सा भी दुख नहीं होना चाहिए। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या उसका होगा एल्फिंस्टॉन्स मिनट, मैक्योलेज मिनट, वार्धा एजुकेशन स्कीम या वुड डिस्पैच? जल्दी से हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर की। हर बच्चे के राइट आंसर्स आने चाहिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग। जी हां, हर बच्चे के राइट आंसर्स आने चाहिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्विकली। ओके, जी हां, बिल्कुल सही, सभी ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। आंसर है इसका वुड डिस्पैच। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। किसी भी मेरे बच्चे को अगर नहीं पता है कि मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है तो सुन लीजिए, हालांकि एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। मैग्ना कार्टा वो होता है जब भी कोई, अगर इसको दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करें, इसको किंगडम के तरीके से समझने की कोशिश करें कि कोई भी रूलर या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सरकार से बड़ी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। रूल से बड़ी कुछ भी नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले मैग्ना कार्टा का मतलब जून 2015 में फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो कि बताता है कि कोई भी किंग एंड हिज गवर्नमेंट वाज नॉट अबव द लॉ। किसी भी लॉ से ऊपर, किसी भी कानून से ऊपर कोई भी राजा या उसकी सरकार नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा का मतलब सबसे पहले समझ लो। काफी लोगों को क्वेश्चन तो रटा हुआ है, मैं मान जाता हूं रटा हुआ होगा, लेकिन उनको मैग्ना कार्टा का मतलब ही नहीं पता। और कल उसने अगर मैग्ना कार्टा ही पूछ लिया पेपर में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी किंग या उसकी गवर्नमेंट किसी भी कानून से बड़ी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉज नॉट अबव द लॉ। चलिए अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करते हैं। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां पर चार्ल्स वुड जो थे, जो वुड डिस्पैच जिनको कहा जाता है, उनका नाम है चार्ल्स वुड। ये प्रेसिडेंट थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या थे वुड डिस्पैच के, है ना? कौन थे ये? चार्ल्स वुड, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे ये, यहां पर इनका रोल लिखा गया है ना, प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा इनका मेन फोकस क्या था कि वेस्टर्न नॉलेज को, वेस्टर्न कल्चर को हिंदुस्तान में लाना, है ना, वेस्टर्न नॉलेज को, वेस्टर्न कल्चर को हिंदुस्तान में लाना। या फिर ये एक और चीज चाहते थे, ये चाहते थे कि मॉरल कैरेक्टर एक किसी इंडिविजुअल का किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। देखिए, प्रमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड रेज दी मॉरल कैरेक्टर अमंग दी इंडियंस। और ये भी चाहते थे कि ये, इनका इसमें भी हाथ था जब वो 3 यूनिवर्सिटी बनी थी ना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की, है ना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की जो 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, उनमें भी इनका रिकमेंडेशन था। करेक्ट? आपको मेरी बात समझ में आ गई? आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे कौन? चार्ल्स वुड। सबसे पहला इनका ये कल्चर था कि ना, ये वेस्टर्न एजुकेशन को हिंदुस्तानियों के अंदर जो है इनकलकेट करना चाहते थे। इनका मकसद था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो अंग्रेजी एजुकेशन है, वो हिंदुस्तानियों के अंदर आ जाए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि ये एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब दिमागी तौर से, मतलब एक इंसान को ना केवल वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, बल्कि उसका मॉरल कैरेक्टर भी बहुत शानदार होना चाहिए। ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी डेवलप अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस करते थे, नंबर 2। तीसरा, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था किसके ऊपर? स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये बात भूलनी नहीं है ना। मैग्ना कार्टा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी किंगडम या कोई भी रूलर जो है गवर्नमेंट से बड़ा, लॉ से बड़ा नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। लॉ से बड़ा कोई भी रूलर या उसका किंगडम नहीं है, इस बात का भी ध्यान आपने रखना है। ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में भी आपको पीडीएफ के रूप में ये दे दिया जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, तीसरा सवाल। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट took the initiative for appointing the University Education Commission during pre-independence period? Come on guys, हर बच्चा कोशिश करेगा
स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की पहल की थी? बहुत ही शानदार सा सवाल है गाइस, बहुत शानदार सवाल, कम ऑन, बहुत शानदार सवाल। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ले या लॉर्ड बेंटिक? +2, हर बच्चे के +2। सर इसके ऊपर टारगेट होना चाहिए, 2 नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए। यही सवाल आपके पेपर में देखे गए थे और यही सवाल आपके आगे भी एग्जाम में देखे जाएंगे। कम ऑन गाइस, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए, कम ऑन। ओके, ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन, एब्सोल्युटली करेक्ट। +2 अपने नाम कर लीजिए जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं। और ये ऐसे पहले शख्स थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ही ये कहते थे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है यहां पर अपॉइंट होनी चाहिए और हमारी एजुकेशन जो है नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए और ज्यादा इवॉल्व होनी चाहिए विद द टाइम, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा उस टाइम पे हमारे देश का भविष्य है और ज्यादा बेटर हो सके, ऐसा इनकी सोच थी। आइए कहानी को समझते हैं इनकी। तो जी हाँ, ये वाइस रॉय थे, कब थे? 1899 में। कर्जन की वाइस रॉयलिटी, जब ये वाइस रॉय बने थे ना, तो इनका जो वाइस रॉय बनना था वो एक टर्निंग पॉइंट था। किसके लिए? एजुकेशन पॉलिसी जो हिंदुस्तान की थी, एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी, वहां पर इनका वाइस रॉय बनना एक बहुत ही ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट बन गया था एजुकेशन सिस्टम के लिए। नंबर 1 वाइस रॉय कब थे भाई, भूलना मत, 1899 में। वाइस रॉय कब थे? 1899 में। और इनका वाइस रॉयलिटी जो इनकी जब ये आए पिक्चर में, तो ये टर्निंग पॉइंट लेकर आए। क्या टर्निंग पॉइंट लेकर आए जरा समझिए, कि ये चाहते थे कि ना एजुकेशन जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इंप्रूव होनी चाहिए। ये इंप्रूवमेंट के ऊपर ही इनका ज्यादा फोकस होता था। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मतलब ये लोग पढ़ें, मतलब एक पर्टिकुलर चीज, मतलब एक पर्टिकुलर जो है लेवल ऑफ एजुकेशन मिले। मतलब ये चाहते थे कि हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन को जो है ये बढ़ावा दें और अच्छे तरीके से हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन करें, बढ़े। और उसके बाद, और लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड एज एन एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप, इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन का गठन किया जिसकी चेयरमैन कौन थे? सर थॉमस रैलेग इन 1902। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रटवा के नहीं जाऊंगा, उसके पीछे की जो सारी कहानी है वो भी मैं आपको बता के जाऊंगा। 1899 में ये आए थे, इनकी वाइस रॉयलिटी में टर्निंग पॉइंट आया था। ये चाहते थे कि एजुकेशन हर लेवल पर जो है इंप्रूव होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन का गठन किया था जिसके चेयरमैन कौन थे? सर थॉमस रैलेग इन 1902। इसमें सिर्फ 2 भारतीय थे। जो इनका एजुकेशन कमीशन था, इसमें सिर्फ 2 इंडियन मेंबर्स थे। देयर वर 2 इंडियन मेंबर्स, जिसका नाम था गुरुदास बनर्जी एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो यहां पर यह गलती भी नहीं करनी है। ये सवाल भी पेपर में आ सकते हैं, आज तक नहीं आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएंगे, है ना। आपको तैयार रहना है कि इन्होंने एजुकेशन कमीशन का गठन किया था जिसके जो चेयरमैन थे वो थे सर थॉमस रैलेग। 1902 में, कब हुआ था? 1902 में। और यहां पर सिर्फ 2 मेंबर हिंदुस्तानी थे इनकी एजुकेशन कमीशन में, गुरुदास बनर्जी एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। सो डोंट फॉरगेट दिस। एक बार इसको देख लीजिए आराम से, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप हर बच्चा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है हर एक चीज को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, एज अ रिजल्ट ऑफ वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच थे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1857। देखो सवाल कैसे घुमा कर आ गया, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो जो वुड डिस्पैच थे, तो उनकी वजह से, है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, है ना। इनको क्या कहा जाता है गाइस? इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है कि जब भी कोई किंगडम या उसका रूलर जो है सरकार से बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा या लॉ से बड़ा नहीं है, मैं कहूंगा लॉ से बड़ा, जब कोई भी रूलर या उसकी गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। सो डोंट फॉरगेट। तो जी हां, कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1857 में? कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, कैलकटा, दिल्ली। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। 2 नंबर का सवाल है, मिस नहीं करना आप सबके पूरे ऐसा। और ना वहां पर ना जाकर ना तो बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाना है कि यार ये तो सवाल आता है, ये तो यूं कर लूंगा। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। जल्दी का काम शैतान का, करना नहीं है, करो कोशिश। कैलकटा, जी हां बिल्कुल सही है। पूरी जनता ने भर भर के जवाब दे दिए हैं इसके। इसका राइट आंसर है कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट।
कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, है ना। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। सबसे पुरानी कौन सी थी बता चुका हूं, सबसे पुरानी थी, जी हां बिल्कुल सही है, सबसे पुरानी थी मद्रास। चलो, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1854 में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे अभी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने हिंदुस्तान के कब, 1854 में। ये क्या चाहते थे, प्राइमरी स्कूल शुड अडॉप्ट वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। सर वर्नैक्युलर, ये यहां पर जब ये आई यूनिवर्सिटीज, तो यहां पर एक और चीज आई उसके साथ, वो आई वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस जो है प्रमोट होनी चाहिए। अब ये क्या होती हैं, ये होती हैं कि लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान के किसी पर्टिकुलर कोने में रहते हैं, तो वहां की जो भाषा है वो बोली जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्नैक्युलर लैंग्वेज। तो इसको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट इज नॉट ऑफिशियल और रिटन लैंग्वेज। कोई भी अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं लेकिन वो ऑफिशियल या रिटन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वर्नैक्युलर ये चाहते थे कि जो जिस जगह का है उसको उस लैंग्वेज में जो है उसको जानकारी दी जाए, है ना। तो फिर प्राइमरी स्कूल्स में शुड अडॉप्ट दी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। भूलना मत कि वर्नैक्युलर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जिस जगह पे हो, अगर आपकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स में बढ़ावा दिया जाए, आपको उसमें पढ़ाया जाए, ये वाला बात था। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच ने यूनिवर्सिटी बनाई कौन सी, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये बात आपको नहीं भूलनी है। वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का ये मैं जो चीज थी वो आपके जहन में डालना चाहता था, इसलिए मैंने उसको यहां पर कनेक्ट किया है इस क्वेश्चन में, सो डोंट फॉरगेट दैट। बात सभी को समझ में आ गई गाइस, बात सभी को समझ में आ गई। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल कब, 1854, नंबर 1 याद रखना, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी वही थे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले। कौन थे ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले। झांसी की रानी, कुछ याद आया, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने कब, 1854 में। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स में वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का चलन हो, कि जहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया लैंग्वेज में आप एक लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। उसके बाद वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और वुड डिस्पैच के की ही वजह से 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हार्टॉग कमीशन, सैडलर कमीशन, मैक्यूलेस मिनट्स, सार्जेंट प्लेन या वुड डिस्पैच, बताइए सर। इसको लगाइए आप इस ऑर्डर में कि कौन सी सबसे पहले आई थी और कौन सी सबसे बाद में। हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 5, एवरीबडी देयर। जी हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हार्टॉग कमीशन, सैडलर कमीशन, मैक्यूलेस मिनट्स, सर्जेंट प्लान, वुड डिस्पैच। इसके बारे में भी जो भी जितनी भी जानकारी आपको जरूरी है वो भी देंगे, है ना। +2 के लिए कोशिश करेगा हर बच्चा। ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। यस, हर बच्चे के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। यस, ओके गाइस, इसका राइट आंसर है यहाँ, जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, CEBAD। इसका राइट आंसर है बी पार्ट, CEBAD, यानी कि सबसे पहले आया था मैक्यूलेस मिनट्स नंबर 1 पर, है ना, CE। उसके बाद आया था वुड डिस्पैच, दिस इज 1, दिस इज 2, है ना। उसके बाद आया था ये सैडलर्स नंबर 3, उसके बाद आया था ये नंबर 4 पर, और जो बच गया ये आया था नंबर 5 पर, दैट इज दिस, है ना। कितने लोगों का सही है ये आंसर, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। द मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय थॉमस बेपिंगटन मैक्यूले एमिंग एट एस्टैब्लिश दिस, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि आपको इसके बारे में हम आगे भी सारी की सारी जानकारी ले लेंगे। ओके ओके ओके, यहां पर जी हाँ, तो 1854 में एक dispatch a Lord Dalhousie, then the Governor General would dispatch suggested the primary school must adopt vernacular language, ये वाली बात हो गई। February 2 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन को एक मिनट ऑफ एजुकेशन बना दिया गया, और अवेयरनेस ऑफ दी, यहां पर हार्टॉग कमीशन क्या है, हार्टॉग कमीशन है रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, ठीक है। यहां पर अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन जो प्रेजेंट करे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने, वो एम करते हैं दैट इंडियन नेटिव्स टू गेट एन इंग्लिश एजुकेशन, नंबर 1 पे,
ठीक है ना, ये वाली बात आ गई। उसके बाद February 2 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन बेबिंगटन मैक्यूले पब्लिश द मिनट ऑफ एजुकेशन। 1854 में डिस्पैच आया लॉर्ड डलहौजी का, उसने कहा वर्नाकुलर लैंग्वेज को दो, और अवेयरनेस ऑफ द नेसेसिटी टू इंप्रूव द सेकेंडरी एजुकेशन, यहां पर बात आई सैडलर कमीशन की, और 1929 में हार्टॉग कमीशन ने रिव्यू किया स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको लिखी गई हैं, जो कि एक ऑर्डर से आपके सामने रखी गई हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, है ना, बात समझ में आ गई आपको। सबसे पहले वाली आई मैक्यूले, उसके बाद आई ये आपकी ई पार्ट वुड डिस्पैच, देन आई आपकी सैडलर, देन आई आपकी हार्टॉग, और अंत में आई आपकी सार्जेंट प्लान। ये सारा कुछ यहां पर लिखा है, किसकी क्या कितनी जरूरत थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली ये सभी लोग चाहते थे कि एजुकेशन इवॉल्व हो, एजुकेशन बेटर हो, लेकिन हर कोई अपना अपना तरीका चाहता था। कोई कहता था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ले आओ, कोई कहता था पूरा हर एक चीज को अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कोई कहता था कि किस तरीके से आप एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके तरीके सुझाता था। तो सबके अपने अपने तरीके यहां पर होते थे, लेकिन अल्टीमेटली मोटिव एक ही था, ठीक है ना। चलिए, इनका जितनी मैं बात कर रहा हूं अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्रेडिटेड विद द डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द यंग इंडियंस फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन टू ओरिएंटल एजुकेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान, जो कि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, किसने जो हिंदुस्तान के युवक हैं उनका ध्यान जो है वेस्टर्न एजुकेशन से हटाकर ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ लाए? मैक्यूले, डलहौजी, एनी बेसेंट या फर्ग्यूसन? बताइए। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर बात है इसकी, इसका राइट आंसर है सी, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का क्या रोल था? एनी बेसेंट का रोल ये था कि वो कहती थी कि हिंदुस्तानी जो यूथ है, जो इंडियन यूथ है, वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इतना क्यों जा रहा है, वो क्यों इंग्लिश एजुकेशन को इतना बढ़ावा दे रहा है, क्यों नहीं हम ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ जाते, क्यों नहीं हम नॉर्मल जो हमारी एजुकेशन है हिंदुस्तान की उसके ऊपर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते। तो इनका ये जो है मेन मकसद था। ये पहली ऐसी थी जिन्होंने जो था इसके बारे में बात की थी, इनको इसका श्रेय जाता है। चलो, एनी बेसेंट इंडीड क्रेडिट विद डाइवर्टिंग द अटेंशन, है ना। उसके बाद ये पहली बार आई थी 1893 में, ये पहली बार आई थी 1893 में और सेटल डाउन हो गई थी इंडिया के अंदर। 1916 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया क्या? इंडियन होम रूल लीग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, होम रूल लीग किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। कब किया था? 1916 में, है ना। उसके बाद लीडिंग मेंबर बनी ये किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आज की कांग्रेस है उसको कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता था, तो उनकी ये मेंबर बन गई। एनी बेसेंट ऐसी पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के यूथ का ध्यान वेस्टर्न एजुकेशन से खींचकर ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ डाला था। और वहां पर वो कहती थी कि जो देश की एजुकेशन है, जिस तरीके से एक नॉर्मल एजुकेशन है, वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, विदेशी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर बन गई थी। 1916 में इन्होंने होम रूल, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसकी प्रेसिडेंट भी बनी थी। सो डोंट फॉरगेट दिस गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ना केवल आंसर्स आने चाहिए बल्कि आंसर्स के पीछे की सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगली चीज यहां पर डलहौजी के लिए इनमें से कौन सी चीज बिल्कुल सही है ना। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, है ना। He supported Thomason system of vernacular language। vernacular language के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या ये उसके सपोर्टर थे? नंबर 1। उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट थे फीमेल एजुकेशन के। क्या वो फीमेल एजुकेशन के सपोर्टर थे? नंबर 2। ही सपोर्टेड थॉमस प्लान्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के भी सपोर्टर थे बंगाल के अंदर। नंबर 3। पूछ रहे हैं कि थे कि नहीं थे। और हिंदू कॉलेज और मेड इट प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा, क्या वो इसके भी थे? उन्होंने रिफॉर्म किया था, है ना, कॉलेज ऑफ कैलकाटा, हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा में। तो इसमें से आपको इसका जवाब देना है। शायद मैंने इसकी हिंदी भी लिखी हुई है। जी हाँ, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले 2 मिनट, उसके बाद हिंदी भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले इंग्लिश देख लेते हैं, फिर हिंदी भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। आई थिंक हिंदी सबने पढ़ ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और यहां पर अब इसकी हिंदी भी आ गई है आपके सामने। बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसका राइट आंसर है, जी हाँ, इन सभी चीजें जो है लॉर्ड डलहौजी के लिए बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर है डी पार्ट। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने जो है
यहां पर अगर मैं इसकी इंग्लिश की तरफ ले जाऊं आपको, है ना, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज का सपोर्ट किया था, नंबर 1। नंबर 2 पे इन्होंने क्या किया था, ये फीमेल एजुकेशन के भी सपोर्ट में थे, नंबर 2। तीसरी बात, इन्होंने जो है कॉलेज का जो है रिफॉर्मेशन भी किया था, नंबर 3, ये भी सही है। और ये टेक्निकल एजुकेशन के भी फेवर में थे, वो भी बिल्कुल सही है। ये चारों चीजें लॉर्ड डलहौजी के बारे में सही है। इनका नाम क्या था, आज तक शायद आधे बच्चों को इनका नाम भी नहीं पता होगा, है ना, मुझे नहीं पता, शायद आपको ना पता हो। तो इनका नाम था, रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रामसे, है ना। लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम क्या था, भूलना मत, जेम्स एंड्रयू रामसे इनका नाम था। ये सर्व्ड गवर्नर जनरल किया इन्होंने हिंदुस्तान को 1848 से 56 तक। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए काम आने वाली हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि 1848 से लेकर 1856 में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी। मतलब इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में लेकर आया हूं ताकि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। तो पहला पॉइंट ये। इसके बाद डलहौजी इंप्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहां पर भी किसी भी जो किंगडम है, अगर उनका कोई नेचुरल हायर नहीं है, मतलब अगर उनका कोई और उनकी अगली संतान नहीं है, अगली पीढ़ी नहीं है, तो वो सारा का सारा जो था वो चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। ये लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की स्कीम ये लाए थे। इसके बाद लैप्स विद द ब्रिटिश एंड सच वर नॉट, उनको अडॉप्ट, अपना एक सन अडॉप्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो ये सारी की सारी इनकी हैं। वुड डिस्पैच 1854 के ये सपोर्टर थे, है ना। द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज वुड डिस्पैच, आया था 1854 में। वर्नाकुलर एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, हिंदू कॉलेज को इन्होंने रिफॉर्म कर दिया था। इसके अलावा और फर्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट फॉर फीमेल एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी की सारी कहानी, उनका सारा लेखा जोखा, जो कि आपके एग्जाम यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है सर, ये आपके सामने है ना। गवर्नर जनरल बने थे कब, 1848 से 1856। यही टाइम था जब वुड डिस्पैच। अब यहां पे सवाल देखो घुमा के बनेगा, यहां पे सवाल घुमा के बनेगा कि जब वुड डिस्पैच, जिनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जब उनका ये सारा वो पिक्चर में आए थे, वुड डिस्पैच का जो सारा का सारा कहानी आया था, चार्ल्स वुड की कहानी आई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे हिंदुस्तान के? तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। इनका रियल नेम क्या है? जेम्स एंड्रयू रामसे। ओके, रामसे करेक्ट। तो इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके की अब क्लासेस जो हैं यहां पर होने वाली हैं। तो आप समझ रहे हो ना क्या कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इंडियन हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड, क्या द इंडियन यूनिवर्सिटी टर्न आउट ओनली अ discontented horde of office seekers whom we educate for places which are not in existence for them to fill। बताइए। अब यहां पर इसका हिंदी भी लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय केवल कार्यालय चाहने वालों की एक असंतुष्ट भीड़ बनकर रह जाते हैं, जिन्हें हम ऐसी जगहों के लिए शिक्षित किया है जो उन्हें भरने के लिए अस्तित्व में नहीं है। बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। +2 के लिए जाना है आपने इस सवाल में, है ना, +2 के लिए जाना है आपने इस सवाल में। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। कर्जन, एनी बेसेंट, डलहौजी, मैक्यूले, कम ऑन। किसने कही थी ये बात? ये कही थी लॉर्ड कर्जन ने, है ना। ये कही थी किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इनकी कहानी भी सुन लीजिए। जी हाँ, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1904 में। जिसको किसके द्वारा आया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा आया था। इन्होंने स्टार्ट की थी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि शिमला में हुई थी, और ये कब हुई थी? 1901 में, विच वॉज समन्ड बाय लॉर्ड कर्जन। ऑल ऑफ इंडियाज एजुकेशनल मिनिस्टर यहां पे बुलाए गए थे। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन यहां पर कमीशन अपॉइंट किया गया था 27 जनवरी 1902 को, जिसको लेड किसने किया था? थॉमस रैलिग ने। अभी पीछे भी मैंने बताई थी ये बात, है ना। तो थॉमस रैलिग ने किया था टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन। यहां पर ये कंडीशन देखना चाहते थे, क्या है यूनिवर्सिटीज की हिंदुस्तान में। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वर यूनिवर्सिटीज वर गिवन टू राइट टू टीच। यहां पर देख दिया। बेसिकली यहां पर क्या था, इनको ऐसा लगता था कि जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ये इनका देखने का तरीका था। लेकिन जब ये पिक्चर में आए तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे के सारे एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया। जब इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया तब इन्होंने देखा कि क्या कंडीशन चल रही है हमारे देश में यूनिवर्सिटीज की। यहां पर जब ये पिक्चर में आए, जब इन्होंने ये सब कुछ किया, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर एक तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का चलन शुरू किया और राइट टू टीच
यहां पर यूनिवर्सिटीज को और ज्यादा हक दे दिया, जो कि पहले शायद इतना ज्यादा उनके पास नहीं हुआ करता था। तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वर यूनिवर्सिटीज वर गिवन द राइट टू टीच एंड द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। स्कोप इन्होंने यूनिवर्सिटीज का और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले इनको लगता था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं ये इनमें इतना दम नहीं है, जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज थे उनमें इतना दम नहीं है, लेकिन जब ये पिक्चर में आए तो इन्होंने पूरी की पूरी कहानी ही चेंज कर दी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर टेबल ही टर्न कर दिया और वहां पर जाकर इन्होंने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाकर ये बात कही कि अगर यहां पर इतनी पावर नहीं है तो इनको पावर दी जाए, किस चीज की? राइट टू टीच एंड राइट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। यहां से एक और सवाल बनता है, यहां से एक और सवाल बनता है। सवाल यह बनता है कि लॉर्ड कर्जन ने कौन से प्रोविजन दिए थे इस एक्ट के अंदर? कौन से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजन दिए थे? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया कब था? 1904 में। करेक्ट, नंबर 1 पहला सवाल। उसके अलावा जो पूछ रहा हूं मैं आपसे, है ना, पहला सवाल यह है कि 1904 में आया था ये एक्ट। इसके अलावा दूसरा सवाल यह बनता है कि कौन से प्रोविजन दिए हैं? राइट टू कंडक्ट, राइट टू टीच एंड राइट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। तो ये दोनों चीजें आपने भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा आई थिंक सभी को, है ना। तो यार 9वां सवाल आने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल, दैट हाउस द जोश गाइज इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन, हाउस द जोश? जोश शुड बी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, हु इज फुली क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऑफिशियली थ्रू द नेसेसरी ऑर्डर इशूड बाय द बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 7 मार्च 1835। चलिए 7 मार्च 1835 को, है ना, 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा जारी आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक तौर पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का पूरा श्रेय किसे जाता है? कम ऑन गाइस, बहुत बहुत शानदार सवाल। +2 के लिए हर बच्चा खूब मेहनत करे। कम ऑन, हर बच्चा खूब मेहनत करे जल्दी से। ओके, ज़कैरे मैक्यूले, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, अलेक्जेंडर डफ या चार्ल्स ट्रेवलाइन? बताइए जल्दी से, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की। माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली। जी हाँ, ओके, जी हाँ, इसका राइट आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। इसका राइट आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। इनको श्रेय जाता है, किस चीज का श्रेय जाता है? इनको श्रेय जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हिंदुस्तान में इंग्लिश एजुकेशन लाने का श्रेय किसे जाता है? थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले को। तो भूलिएगा मत आइंदा, ठीक है ना। इंग्लिश लाने का किसको श्रेय जाता है? थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले को। इसके बाद मैं यहां पर बात कर लेता हूं इंग्लिश एजुकेशन का जो है पहला जो सिस्टम जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे, स्टैब्लिश हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में, है ना। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले इसको लाए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव करती थी कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो जो हिंदुस्तानी हैं, जब उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं तो वो हमारे प्रति लॉयल रहेंगे। आप मेंटालिटी सोच रहे हो उस समय की क्या थी लोगों के अंदर? वो लोग ये सोचते थे, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले जो महाराज जी हैं ये सोचते थे कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन इन्हें दे रहे हैं तो इनको जो है हम अपने प्रति लॉयल कर रहे हैं। देखिए यहां पर, दे वुड क्रिएट क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश एंड कुड सीक द एंड कुड वर्क एफिशिएंटली। जब वो लॉयल हो जाएंगे, वो ईमानदार हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए काम भी बहुत टॉप का करेंगे, ऐसा सोचते थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले जी। तो ये थी उनकी अप्रोच, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? जी हाँ, ई पाठशाला ऐप रिलेटेड टू व्हाट? जो ई पाठशाला ऐप है वो इनमें से किससे रिलेट करती है? बुक्स, स्कॉलरशिप, मेडिसिन, फार्मर्स? बताइए। ई पाठशाला ऐप, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। +2 के लिए गाइज हर बच्चा ट्राई करना चाहिए। कम ऑन, ई पाठशाला ऐप इज रिलेटेड टू डैश? बुक्स, स्कॉलरशिप, मेडिसिन, फार्मर्स? जी हाँ, बिल्कुल सही है सर, इसका राइट आंसर है बुक्स। ई पाठशाला ऐप जो है यहां पर बुक्स को रिलेट करती है। इसके बारे में अगर मैं जानकारी देता हूं, CIT डेवलप किसने किया था इसको? CIT और NCERT, ये मत भूलिएगा, CIT और NCERT द्वारा जो है ये
बनाई गई है, डेवलप की गई है। एनसीआईटी का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये है इनका। इट वॉज इनिशिएट ज्वाइंटली बाय द एमएचआरडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो भूलिएगा मत, है ना। लाया कौन था? सीआईईटी, एनसीआरटी। ज्वाइंटली इनिशिएट किसने किया था इसको? भूलना मत, किसने किया था गाइज? एमएचआरडी, जो कि आज की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। और लॉन्च कब हुई थी? नवंबर 2015 में। ये सारी की सारी जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब हुई थी ये तो नहीं पूछा गया था उस सवाल में, ये तो मैं आपको अब बता रहा हूं ना, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। मेन इसका फोकस क्या था? एजुकेशनल रिसोर्सेज दे सकें किसको? टीचर को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, रिसर्चर्स को, एजुकेटर्स को, करेक्ट। और ये अवेलेबल है गूगल प्ले पर, ऐप स्टोर पर और विंडोज पर। और ये भाषा कौन सी है इसमें? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ये बात आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना। ई पाठशाला ऐप के बारे में यहां पे रिसोर्सेज किसको मिल पाएंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, है ना, एजुकेटर्स को यहां पे रिसोर्सेज मिल पाएंगे। पाठशाला ऐप, बुक्स वगैरह यहां पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, तीसरा, नवंबर 2015 में ये आया था पिक्चर में, है ना। उसके बाद कौन सी भाषा में अवेलेबल है? आपको नहीं पता था इससे पहले तक, है ना, नहीं पता था, तो लेकिन अब पता लग गया। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में ये अवेलेबल है। और यहां पर ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है? ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि स्ट्रक्चर है जिसका 10, 2 and 3, जिसका सिस्टम है 10, 2 and 3। और एक और था कि नेशनल एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2005 में। एनकेसी कॉन्स्टिट्यूट किया था 2005 में, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर तब उस टाइम के थे मनमोहन सिंह। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश पढ़ लो पहले। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये पूछ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी। कोठारी कमीशन ने 10+2+3 रिकमेंडेशन दिया था, है ना, कि इस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए। क्या होता है ये वो भी बताऊंगा, है ना, कि किस तरीके से आपको पहले प्राइमरी स्कूल्स में जाना है, उसके बाद आपको अगले लेवल पर जाना है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है। ये रेकमेंड किया था किसने? कोठारी कमीशन ने। पूछ रहे हैं किया था कि नहीं किया था, नंबर 1। दूसरा जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो जून में आया था 2005 में बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों पूछ रहे हैं, बताइए सही है कि नहीं है। हिंदी में देख लीजिए इसकी एक बार, ये रही इसकी हिंदी। कम ऑन, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए गाइस सभी लोगों द्वारा। बहुत सही, जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पे वीडियो को पॉज करके हर सवाल के साथ मैं चाह रहा हूं कि आप 2 नंबर के लिए ट्राई करें, है ना। हर सवाल के साथ आप 2 नंबर के लिए ट्राई करें। और यहां पर इसका राइट आंसर है कि सर दोनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। कोठारी कमीशन 10+2+3 के फॉर्मेट पर वो चाहता था कि एजुकेशन आए, उसका रिकमेंडेशन था नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये था कि जी हाँ, नेशनल कमीशन जो थी वो आई थी, एजुकेशन कमीशन वो आई थी कब? नॉलेज कमीशन जो आई थी कब? 2005 में। प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, है ना। नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है ना, एनकेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1964 में आई थी। कब आई थी? 14 जुलाई को, कल भी बताया था, 14 जुलाई 1964 को ये पिक्चर में आया था कोठारी कमीशन, है ना। डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, करेक्ट। ये चाहते थे कि यूनिवर्सिटीज का लेवल बहुत ज्यादा बेटर हो जाए हमारे हिंदुस्तान में। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ये काम करना चाहते थे और उसके लिए रिकमेंडेशन भी देते थे, इंप्रूवमेंट कैसे करनी है इसके लिए ये भी काम करते थे ये, करेक्ट। ये बात हो चुकी है हमारी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है वो शिक्षित हो, उसके लिए चाहते थे कि ना फ्री एजुकेशन दी जाए 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनका रिकमेंडेशन क्या था कि ओवरऑल देखना है कि किस तरीके से काम चल रहा है, नंबर 1। उसके बाद जो है कैसे और ज्यादा जो है एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, तो कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी इन दिस स्टडी ऑफ 10 years डन इन स्कूल्स एंड 2 years। यहां पर देखो 10+2+3 क्या है ये, देखो यहां पर कि इसमें 10 साल स्कूल में जाएंगे, 2 साल जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र,
2 साल जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र में ये बाकी है, बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल 11th एंड 12th वाला, और बाकी 3 साल आपके बैचलर डिग्री के। तो जो आज तक चला रहा है, अब इसमें जो है आने वाले समय में चेंज होगा, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। लेकिन अभी 10+2+3 वही 10 तक आप स्कूल में जाओ पहले, फिर 11वीं 12वीं जो है आपका हायर सेकेंडरी, उसके बाद जो 2 से 3 साल हैं वो आपकी बैचलर डिग्री के। तो ये था आपका। और एनकेसी जो थी, प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू इंप्रूविंग द नॉलेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया, है ना। नॉलेज रिलेटेड आपको और ज्यादा, आपका जो है दिमाग और ज्यादा डेवलप होना चाहिए। साल 2005, प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सो डोंट फॉरगेट दैट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। +2 आपको मिल गया होगा। आइए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिश हुई थी 52-53 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और नेशनल नॉलेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2005 में। दोबारा से आ गया। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का और दूसरा नाम क्या है, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। जल्दी से कोशिश राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। इसका हिंदी वर्जन भी है मेरे पास, ये देख लीजिए, कम ऑन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना स्वतंत्रता के बाद वर्ष 52-53 में की गई थी। पूछ रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे हैं आपको। दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में किया गया था। दूसरा वाला तो आपको पता होगा, पहले वाले में थोड़ा सा पंगा हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है गाइस, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है। 1952-53 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई थी। अभी पता करते हैं इसको। देखिए, राधा कृष्णन कमीशन जो था 48-49 में आया था, ना कि 52-53 में। इसको कहा जाता है एजुकेशन कमीशन। पहली कमीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मेन फोकस था हायर एजुकेशन के ऊपर। ओके, और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनको हम ज्यादा फेमसली जानते हैं। तो ये 48-49 की बात है, ना कि 52-53 की, ठीक है ना। जो हमारी एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत बनी थी, वो आजादी के तुरंत अगले साल बनी थी 48-49 में, जिसको हेड किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा, जो इसको हम अपना क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी जिसको कहा जाता है, पहली कमीशन है। और नेशनल नॉलेज कमीशन ये एक थिंक टैंक था, चार्ज विद द कंसिडरिंग पॉसिबल पॉलिसीज दैट माइट शार्पन द इंडियन कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन दी नॉलेज, है ना। यहां पर क्या है, ये एक थिंक टैंक है, जिस तरीके से हम इंडिया को और ज्यादा पूरी दुनिया के सामने बेहतर बना सकते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और वो साल था 2005, 13 जून वो तारीख थी, आप पढ़ सकते हैं। 13 जून 2005 प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। और यहां पर नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स में इंडिया का जो है कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाए पूरी दुनिया के सामने, थिंक टैंक था कौन? NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हंसा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हंसा मेहता कमिटी was appointed by the National Council for Women Education in 1962 with the purpose to, सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है। +2 इसका मूल्य है, तो बताइए +2 क्या आपको मिलेगा इसमें? कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, जो गांव में स्कूल हैं उनकी इंस्पेक्शन करना इसका काम था। आपको करिकुलम बॉयज और गर्ल्स का जो एग्जामिन करना है, उनमें क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस था। साइंस लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश करनी है, उसके ऊपर फोकस था। या फिर फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसीज फॉर एजुकेशनल सैटेलाइट्स फॉर रूरल एरियाज, इसके ऊपर फोकस था। बताइए जल्दी से, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जल्दी से हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। चलिए बात को समझेंगे। इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ये चाहते थे, जो हंसा मेहता कमेटी थी, ये इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि ना बॉयज और गर्ल्स का जो
करिकुलम है उनमें डिफरेंशिएट किया जाए, गर्ल्स को जो है ज्यादा एनकरेज किया जाए पढ़ने के लिए, उनके लिए ज्यादा फील्ड्स खोली जाए, जैसे कि होम साइंस लैब है ना। होम साइंस लैब जो होता है वहां पर जो है बॉयज की ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पर जो है गर्ल्स ज्यादा इंटुइट होती हैं, तो जहां पर वो खाना बनाना दिखाया जाता है, तो इनका ये रिकमेंडेशन था कि बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग एक तरीके से डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जहां पर गर्ल्स को ज्यादा एनकरेजमेंट मिले पढ़ने के लिए, राइट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे हंसा मेहता कमिटी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन 1962 में, इट वाज एम्ड केयरफुली एग्जामिनिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का करिकुलम जो है वो डिफर होना चाहिए। होम साइंस जो है यूजफुल है फॉर गर्ल्स दैट एज हायर सेकेंडरी लेवल, बट इट शुड नॉट मेड कंपल्सरी, है ना। यहां पर जो है होम साइंस यूजफुल तो है बट उसको कंपलसरी ना किया जाए, मतलब लड़कियों को ना है सिर्फ खाना बनाने तक सीमित ना किया जाए, ऐसा इनका एक रिकमेंडेशन था। इसके अलावा म्यूजिक भी है, ड्राइंग भी है, पेंटिंग भी है, फाइन आर्ट्स भी है, जो कि गर्ल्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, तो उनको एनकरेज किया जाए उसमें हिस्सा लेने के लिए, ये इनका पॉइंट था। और गर्ल्स का सफिशिएंट नंबर शुड बी एनकरेज टू टेक साइंस एंड मैथ्स, करेक्ट। तो यहां पर इनका मेन फोकस ये था कि वाई, वो एक ऐड है ना, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना, ऐसा कुछ है। तो इनका भी यही एक पॉइंट था कि क्यों हम सिर्फ लड़कियों को खाना बनाने तक सीमित रखें, क्यों हम सिर्फ उनको होम साइंस लैब तक सीमित रखें, उनकी मर्जी है बट कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा साइंस और मैथ्स में ज्यादा एनकरेजमेंट करना चाहिए लड़कियों को जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए, ये इनका पॉइंट था। म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है ना, यू नेवर नो, तो आपको उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये कौन कहता था? हंसल मेहता कमिटी, जो कि आई थी 1962 में, तो भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्पेशल फोकस ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फॉर्म्ड पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट। जी हाँ बताइए जल्दी से गाइस, कमेंट सेक्शन। रिपोर्ट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, भारत की परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष ध्यान निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का हिस्सा था? कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हैटॉक कमिटी रिपोर्ट, या रिपोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूजीसी 1965। समय लीजिए, कोशिश कीजिए राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, समय लीजिए, कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। ओके जी हाँ, इसका जो राइट आंसर था, स्पेशल फोकस जो ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन था, वो था यहां पर रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूजीसी 1965। देखिए सुनिए, इसकी बात सुनिए। रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1965, रिपोर्ट क्या कहती थी? रिपोर्ट ये कहती थी डिटर्मिनेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। इनका मेन फोकस क्या था कि कैसे प्रमोट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है यूनिवर्सिटीज को, किसके ऊपर, कि कैसे उनको अपना टीचिंग का स्टैंडर्ड बनाए रखना है, किस तरीके से उनको एग्जामिनेशन लेने हैं, कैसे रिसर्च करना है यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये उनका मेन फोकस था। द कमिटी गेव एन इल्यूमिनेटिंग एनालिसिस ऑफ द एकेडमिक सिचुएशन एट द ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और रिसर्च लेवल पर किस तरीके से आपका एनालिसिस होगा, उसके ऊपर एक बात थी। और एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट वर सेटअप, ये सेटअप कहां की गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बड़ौदा में, गुवाहाटी में और अलीगढ़ में। भाई सवाल एक और बन सकता है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट्स सेटअप की गई थी कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बड़ौदा में, गुवाहाटी में और अलीगढ़ में। इनका मेन फोकस क्या था कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे केटर करनी है, और उनके लिए एक अलग से इन्होंने कमिटी भी बना दी थी। वो कहां बना दी थी? सेटअप कर दी थी एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट्स, कहां पे सेटअप कर दी थी? दिल्ली, बड़ौदा, गुवाहाटी, अलीगढ़। और कमिटी जो थी गिव एन इल्यूमिनेटिंग एनालिसिस ऑफ द एकेडमिक सिचुएशन, कि ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च लेवल पर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं एजुकेशन को लेकर, है ना। तो यहां पर इनका मेन मकसद था इस तरीके से काम को आगे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, Which one of the following 5-year plan of India has given the special emphasis on education and manpower? चलिए कोशिश कीजिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी, किस योजना में शिक्षा और जनशक्ति पर विशेष जोर दिया गया है? क्या वो था 3rd 5-year प्लान, 4th 5-year प्लान, 2nd 5-year प्लान या 5th 5-year प्लान? कम ऑन गाइस, कोशिश राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स होनी चाहिए, क्विकली, शाबाश, क्विकली, शाबाश। जी हाँ, एब्सोल्युटली, +2 के लिए जाना है सर आपने यहां पर।
ओके, +2 के लिए जाना है, हर बच्चा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। यस ओके, तो इसका राइट आंसर है, जी हाँ, इसका राइट आंसर है 4th 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान जो था फोकस करता था, देखो 4th 5 ईयर प्लान में क्या फोकस हो रहा है, एजुकेशन एंड मैन पावर, और 1 से लेके 5 तक मैंने आपके लिए सारे लिख दिए हैं ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना है। पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, पिक्चर में आई थी 1950, 26 जनवरी 1950, और पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आ गया था। इसका फोकस था एक्सपेंशन ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन, नंबर 1। दूसरा 5 ईयर प्लान जो आया था वो कहता था यार हायर एजुकेशन छोड़ो, पहले बेसिक पे तो काम कर लो। तीसरा वाला कहता था ट्रेंड मैन पावर लेकर आओ, उन लोगों को लेकर आओ जो कि पहले से ट्रेंड है, जिनके पास अकल है काम करने की, ट्रेंड मैन पावर लेकर आओ। फोर्थ कहता था कि मैन पावर के ऊपर और हमारी एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, और पांचवा कहता था कि पावर्टी, जो गरीबी है, उसको हटाओ हिंदुस्तान से। वो कब आया था? वो 5th 5 ईयर प्लान 4th 3rd 61 से 66, 56 से 61, और उसके 5 साल बाद, ऐसे 5-5 साल बाद आए थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? पहला 5 ईयर प्लान क्या कहता रहा? हायर एजुकेशन पे फोकस। दूसरा वाला कहता रहा बेसिक एजुकेशन, है ना। तीसरा वाला कहता था ट्रेंड मैन पावर। चौथा वाला कहता था मैन पावर एजुकेशन। पांचवा वाला कहता था गरीबी तो हटा लो पहले, है ना। तो ये वाला पॉइंट था। आई होप इट्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज दी सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। बताइए सर। हाँ जी, एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का उपशीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। +2 के लिए हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा गाइज राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी, शाबाश। राधाकृष्णन, मुदलियार कमीशन, कैलकटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन। जल्दी से हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे राइट आंसर की, फटाफट गाइज हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट। जी हाँ, इसका आंसर मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा, नन अदर देन दौलत सिंह कोठारी। आंसर इज डी पार्ट, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ये कहता था कि अगर आप एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे नेशनल डेवलपमेंट भी आपका होता है। 14 जुलाई 1964, काफी बार बता चुका हूं, दौलत सिंह कोठारी चेयरमैन थे, यहां पर बात हो रही है। द एम वॉज टू सर्वे ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एट ऑल दी लेवल्स। जितने भी लेवल हैं एजुकेशन के, सबके ऊपर जो है यहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता था? ऐसे कहते थे कोठारी कमीशन। कौन हेड करते हैं? DS कोठारी नाम है, दौलत सिंह कोठारी। जुलाई 14 1964, रटवा दूंगा, है ना, रटवा दूंगा। चलिए, कोठारी कमीशन सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट और कहता है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। भाई अगर आप पढ़ते हो, अगर आपका यूथ पढ़ता है, अगर आपकी देश की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उससे नेशनल डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, हमारा देश ही तो विकसित होगा। अगर कल बच्चे पढ़ लेते हैं, जो हमारा अगला फ्यूचर है, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं अभी, और आप पढ़कर जो है हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारा देश को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो वही इनका फोकस था, इसका उपशीर्षक था। ओके, एजुकेशन इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अगर आपको आपके देश का विकास करना है, अगर आपको आपके देश को डेवलप करना है, सो एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो कि आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकता है, आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है, और वो इकलौता वेपन कौन सा है? वो है एजुकेशन। सो डोंट फॉरगेट दैट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये कह रहा है कि Which of the following commission committee in the post-independent India has paid attention to all the levels of education? भाई बिल्कुल, बहुत ही नया सवाल आ गया। ये वही सवाल है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डोंट फॉरगेट दैट, है ना। ये अलग अलग तरीके से, कभी इधर से सवाल पूछेंगे, कभी उधर से सवाल पूछेंगे। सवाल इनके पास जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको हर एक एंगल से ये सवाल पूछते हैं, हर एक एंगल से हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सवाल का जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत के बाद निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ऐसा कहा जाता था कि पेड अटेंशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। राधाकृष्णन, मुदलियार, कोठारी, आचार्य रामामूर्ति कमिटी। कीजिए कोशिश। +2 गाइस, एवरीबॉडी, शाबाश। +2 guys, everybody, shabash. Quickly waiting for your answers, my dear students. जी हाँ, नन अदर देन अगेन दौलत सिंह कोठारी, 14 जुलाई 1964,
DS कोठारी ये चाहते थे, अभी मैंने पीछे भी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इनका मेन फोकस ही ये था कि हर एक एजुकेशन लेवल पर जो है एजुकेशन का और ज्यादा विकास होना चाहिए। और ये एक और कहते थे कि एजुकेशन इज द ओनली टूल दैट कैन हेल्प यू इन दी नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है एक बहुत ही शानदार सा एक टूल है ना। चलिए जी हाँ, इट वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी। मतलब आप सवाल देख रहे हो कितने तरीकों से, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, सो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है जो भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अकॉर्डिंग टू द कमीशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डेवलप सोशल एंड नेशनल यूनिटी, कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइज द कंट्री। ये सारा का सारा इनका फोकस था कि हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल पर दिया या प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर, ऐसा नहीं, हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देना है और एजुकेशन से आप काया पलट कर सकते हैं हिंदुस्तान की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेशनल नॉलेज कमीशन ये एक थिंक टैंक है ना। अगर थिंक टैंक कहीं पर लिखा आ जाए कि इनमें से किसको थिंक टैंक कहा जाता है तो आप तुरंत आंसर देंगे नेशनल नॉलेज कमीशन। स्टैब्लिश हुआ था साल डैश में। कमान, मैंने आपको डेट भी बताई थी, चलिए मैं डेट दोबारा लिख देता हूं, 13 जून वो डेट थी, अभी पीछे बात हुई थी हमारी, है ना। +2 के लिए हर बच्चा टाइप करेगा। प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये भी बता दीजिए। कमान गाइस, हाँ जी, ये दोनों सवालों के जवाब आपने मुझे देने हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय पर और 13 जून डेट थी तो साल कौन सा था। नॉलेज, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, है ना, थिंक टैंक कहा जाता है इसको। जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी। शाबाश। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो साल था 2005, वो साल था 2005 और PM थे मनमोहन सिंह जी। चलिए, थिंक टैंक कहा जाता है चार्ज विद द कंसीडरिंग पॉसिबल पॉलिसीज दैट माइट शार्पन द इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स। जहां पर नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स हैं वहां पर इंडिया को एक कंपैरेटिव एज देने का फोकस था। क्या? नेशनल नॉलेज कमीशन। बिल्कुल, ये आया भी था हमारे देश के वन ऑफ द रिनोन्ड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि किसी समय पर हमारे देश के जो हैं, जिन्होंने हमारे देश को एक जो परेशानी थी वहां से निकाला था। बहुत ही शानदार मतलब इनके जो प्रायोरिटीज थे वो कैसे थे कि LPG किस तरीके से इन्होंने लाए हमारे देश में और कैसे इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को मैं कहूँगा कि फर्श से अर्श तक ला दिया था, है ना। वो टाइम हमें नहीं भूलना चाहिए। सो वन ऑफ दी ग्रेट माइंड्स। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसकी? नया नॉलेज आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए। आपको नॉलेज को लगाना, क्रिएट करना, आपको नए नए आइडियाज, उसको कैसे लगाना है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, कैसे वहां से फ्रूट्स निकालने हैं, कहां से फल निकालने हैं उस नॉलेज से। तो ये इसका मेन फोकस था। आंसर है इसका डी पार्ट, मनमोहन सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब कोठारी कमीशन से पीछा छूटा तो अगली कमीशन आती है डॉक्टर A.L. मुदलियार, जो मुदलियार कमीशन थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन से साल में आई थी? 52, 62, 50 या 51? कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर। +2 के लिए आपको मिलता है थोड़ा सा समय, जल्दी से, कम ऑन गाइस, आपको मिलता है थोड़ा सा समय। 52, 62, 50, 51। इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर A.L. मुदलियार। कम ऑन। ओके, जी हाँ बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर भी सभी बच्चों ने दे दिया है। हिंदी में पढ़ देते हैं। डॉक्टर A.L. मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? नन अदर देन 1952। जी हाँ बिल्कुल सही है। आंसर है इसका A पार्ट, बिल्कुल सही मार्क किया है मैंने। चलिए हाँ जी, डॉक्टर ये यहां पर ये क्या था? मुदलियार कमीशन एक एजुकेशन कमीशन थी जो कि सेटअप की गई थी, जिसका एम था अचीविंग द सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, है ना। किस तरीके से एग्जामिनिंग कि आप सेकेंडरी एजुकेशन का जो फोकस था उसको एग्जामिन कर सके, एग्जामिन दी सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की चल रही है। सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी आप समझ गए ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन टू सेकेंड लेवल पर किस तरीके से चल रही है, फिर हायर सेकेंडरी, है ना, तो किस तरीके से चल रही है उसके ऊपर फोकस था। और डॉक्टर A. लक्ष्मण मुदलियार इनका नाम है। 52-53 में ये आई थी। सेकेंडरी एजुकेशन को मुदलियार कमीशन कहा जाता है। इसका जो मेन फोकस था, ब्रिंग चेंजेस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एंड मेक इट बेटर फॉर द फ्यूचर, बेटर फॉर द नेशन, है ना, कि हमारा अभी प्रेजेंट का क्या सिनेरियो है एजुकेशन का, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और यहाँ पर कुछ आप चेंजेस लाइए। और जब आप ये चेंजेस लेकर आएंगे तो इसको बेटर कीजिए हमारे आने वाले देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। तो इसका मेन फोकस था। ये वाइस चांसलर थे भाई किस यूनिवर्सिटी के? मद्रास यूनिवर्सिटी के। ये
वाइस चांसलर थे किसके? मद्रास यूनिवर्सिटी के। वही यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो कि सबसे, कमेंट में लिख के बताना। जी हाँ, वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन? 3 यूनिवर्सिटी, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, है ना, भूलना मत। तो मद्रास यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी मुझे बताना, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी, बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सर आपका एक होमवर्क का सवाल, बहुत ही गजब का होमवर्क का सवाल। Who chaired the first committee of constituted by the government of India on women education after independence? जो वुमेन एजुकेशन थी, स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति की अध्यक्षता किसने की? क्या वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन? क्या वो थे डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख? हंसा मेहता? कमला चौधरी? कमेंट सेक्शन में भर भर के आंसर आने चाहिए। और आपके 20 सवाल यानी कि 40 में से आपके कितने सवाल ठीक हुए ये भी आपने मुझे बताना है। इसके अलावा आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना, आपको क्लास के सवाल कैसे लगे, और सवालों के अलावा जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है, जो कि आपके एग्जाम में आपने खुद देखा कि एक ही कोठारी कमीशन वाला सवाल कितने तरीकों से पूछा गया है ना, तो मैंने आपको हर एक तरीका कोशिश की है कि मैं नहीं चाहता कि एक भी सवाल आपका हायर एजुकेशन से गलत हो, है ना। तो ये थी मेरी आज की पूरा सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन का जो है मुझे फीडबैक जरूर देंगे, आपको ये सवाल कैसे लगे और क्लास कैसी लगी, और 20 में से आपके कितने सवाल ठीक हुए ये भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच गाइज। मैं ऐसे ही बहुत ही शानदार जानदार से सेशंस आपके लिए बनाता रहूंगा। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ते रहिएगा और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर भेजते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।